नुकसान ये रहा कि मुझे दुनिया से कुछ अलग ही दुनिया देखने को मिली। एक चैलेंज जब घर में होता है ना, तो पूरी फैमिली चैलेंज होती है। 50 एक साल पहले दिल्ली में ज़्यादा स्पेशल स्कूल्स थे नहीं, और जब नीरू दीदी हुई तो मेरे पेरेंट्स को समझ ही नहीं आया कि करना क्या है। पहले 4 से 5 साल तो सिर्फ हॉस्पिटल्स के चक्कर में लग गए। अब सोचिए ना, घर की पहली बेटी चैलेंज है, और जब दूसरी बेटी की आप शादी कर रहे हैं तो पहली को कैसा फील होता है। हाय, मेरा नाम मोहित आहूजा है। आई एम द फाउंडर ऑफ नो डिसेबिलिटी, KNOW, NoDisability.org। मैं डिसेबिलिटी की फील्ड में काम करता हूँ एज अ स्पेशल एजुकेटर। बट ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि मैं एक सिबलिंग हूँ टू नीरू दीदी, माई एल्डेस्ट सिस्टर, हु इज़ अ पर्सन विद चैलेंजेस और सुपर ह्यूमन एज वी। तो हमारी एक बहुत छोटी सी पंजाबी फैमिली है, जिसमें मेरे मॉम डैड है और हम 4 बच्चे हैं, जैसे पुराने ज़माने में होते थे। और मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मुझसे बड़ी 3 बहनें। सबसे बड़ी जो बहन है मेरी, वो घर का जो पहला बच्चा था, वो पैदा हुई थी बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ के साथ। जब वो पैदा हुई थी तो बहुत सारे टॉन्ट्स हुए, बहुत कुछ मेरी मॉम को बोला गया, पापा को बोला गया। ज़्यादातर मॉम को, क्योंकि हमारी सोसाइटी वैसे फंक्शन करती है, अगर बच्चा सो कॉल्ड खराब हो जाए तो वो माँ की गलती होती है। तो मेरी माँ ने काफ़ी कुछ सुना और सहा। और जब नीरू दीदी हुई थी, नीरू मेरी बहन का नाम है, तो नीरू दीदी जब हुई थी, वो अ, उनके सारे हाथ ऐसे जुड़े हुए थे, जो पंजे होते हैं हाथ के, वो ऐसे जुड़े हुए थे। उनके पैरों के पंजे कुछ अलग शेप के थे, चेहरा कुछ अलग शेप का था, आंखें ऐसे बाहर आ रही हैं, और सर्जरी करा के उनकी उंगलियां ऐसे अलग कर दी गई। इनफैक्ट वो आज भी पेन जैसे हम लोग पकड़ते हैं वैसे नहीं पकड़ पाती है, वो ऐसे पकड़ के लिखती है। तो मैं उसके साथ बड़ा हुआ हूँ। तो जो टर्म्स है ना, आजकल डिसेबिलिटी में हम बात करते हैं ऑटिज्म की, डाउन सिंड्रोम की, ये मैं कहता हूँ कि अक्सर कि पिछले 8, 10, 15 साल में कुछ अवेयरनेस बढ़ गई है इंटरनेट के आने के बाद, तो इनके बारे में बातें हो रही है। लेकिन मैं तो जब लोगों ने सुना भी नहीं था, तब उनके साथ बड़ा हुआ हूँ, और उसका फ़ायदा भी रहा और नुकसान भी रहा। नुकसान ये रहा कि मुझे दुनिया से कुछ अलग ही दुनिया देखने को मिली। एक चैलेंज जब घर में होता है ना, तो पूरी फैमिली चैलेंज होती है। जब एक बच्चा डिफरेंटली एबल्ड होता है, तो पूरी फैमिली भी डिफरेंटली एबल्ड होती है। हमारा सोचने का, समझने का, बोलने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो गया। उनके साथ मैं रहा हूँ, नीरू दीदी के साथ, और मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि मैं अब जो कुछ कर रहा हूँ, मैं बाय डिग्री एक स्पेशल एजुकेटर नहीं हूँ। ऑन पेपर में स्पेशल एजुकेटर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास 38 साल का ऑन द जॉब एक्सपीरियंस है। क्योंकि एक जब आपकी अपनी बहन ऐसी होती है ना, तो आपको वो चैलेंजेस पता होते हैं। आपको पता होता है कि वो पर्सनली कैसा फील करती है। आपने उसको हंसते देखा है, रोते देखा है, टूटते हुए देखा है, बनते हुए देखा है, जुड़ते हुए देखा है। तो ये मेरी ज़िंदगी चल रही थी एकदम, जिसको हम बोलते हैं हंकी डोरी चल रही थी, बढ़िया एकदम। कॉर्पोरेट लाइफ, कॉलेज से निकल के कॉर्पोरेट लाइफ में गया, अपनी ज़िंदगी चल रही है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, रेडियो में काम कर रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग में काम कर रहा हूँ, बढ़िया लाइफ चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक एज अ सिबलिंग आप सोचते हो कि यार मैं तो बढ़ रहा हूँ, मेरी बाकी बहनें तो बढ़ रही हैं, लेकिन वो कहीं वहीं रुकी हुई है। वो जिस एनजीओ में जाती थी, वहाँ पे वो कैंडल्स, दियाज, बेकरी आइटम्स ये सब बनाते थे। मुझे कोई तकलीफ नहीं थी उससे, आज भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता था कि हम इससे ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं। जब मैंने उस एनजीओ में बात करी, तो उन्होंने बोला कि ये पहले इतने दिए बनाती थी, अब इतने बनाती है। तो मैंने कहा ये तो प्रोडक्शन की रिपोर्ट हुई ना, मेरी बहन की रिपोर्ट कहाँ हुई? वो खुश है कि नहीं मुझे क्या पता। कितने दिए बनाती है, कितने मसाले साफ कर लेती है, कितना कैंडल्स पेंट कर लेती है, क्या फ़र्क पड़ता है यार? क्या वो खुश है? मेरी और नीरू दीदी के रिश्ते की बात है, और जो मैंने बड़े होते देखा, आई थिंक ऑलमोस्ट 8th 9th क्लास तक मैं अपने दोस्तों से ना छुपाता था कि मेरी बहन ऐसी है। क्योंकि मैंने जब भी किसी फैमिली फंक्शन में जाना है, किसी भी शादी में जाना है, किसी के बर्थडे पे जाना है, तो एक एम्बैरेसमेंट था, एक शर्म थी कि अरे नीरू दीदी ऐसी है। हम लोग जैसे खाना खाते हैं वो वैसे नहीं खाती, उसका चम्मच पकड़ने का तरीका अलग है। जो रिश्तेदार बोलते हैं, जिस तरह वो मुझसे मिलते हैं कि अरे बेटा कैसे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, और नीरू से मिल करके वो कुछ ऐसा बेहुदा सा मजाक कर देंगे कि आपको लगेगा कि यार वो बच्चा नहीं है जिससे तुम ऐसे बात कर रहे हो। सोचिए कि अगर मैं जब 8 साल का था, तो मुझसे जैसी बात हुई थी, नीरू दीदी उस टाइम पे मुझसे 12 साल आगे, तो ऑलमोस्ट 20 साल की थी। और उस 20 साल के बच्चे से, 20 साल के इंसान से, बच्चे से नहीं, यहाँ मैं गलत हूँ, 20 साल के इंसान से 20 साल के इंसान वाली बातें नहीं कर रहे हैं हम लोग। हमें डिसेबिलिटी से डील करना ही नहीं आ रहा है। और हर रोज़ देखा है मैंने ये। पहली बार जब हिम्मत करी अपने दोस्तों को बताने की कि यार मेरी ना बहन है, जो अब उस टाइम पे टर्म भी नहीं पता था, तो मैंने बोला कि मेरी ना दीदी है, घर पे बहन है, और वो ना मेंटली रिटार्टेड है। मैंने बोला इसका मतलब क्या होता है? 8वीं के बच्चे हैं, क्या पता है उनको, 7वीं 8वीं के बच्चे। मैंने कहा ऐसे ऐसे है। अरे हो, इसकी तो बहन ऐसी है। और वो सडनली पूरी क्लास का गॉसिप बन गया। और मुझे लगा कि यार ये तो नहीं बताना है मुझे। उसको ब्रश करते देखा, घर पे लिखते देखा, और नीरू दीदी क्या बोलते हैं, गाने गाने की सुर नहीं है, ताल भी नहीं है, कुछ नहीं पता गाने के बारे में, लेकिन बस एक धुन पकड़ ली और पूरा दिन गाना है। और जब अगर कोई नहीं देख रहा, तो और ज़ोर ज़ोर से गाना है।
अब लगता है कि ये सबसे बढ़िया चीज़ है ना, किसी की शर्म नहीं है गाने की, लेकिन तब शर्म आती थी खुद पे कि अरे यार ये ऐसी है, पड़ोसी सुन लेंगे कि ये इतनी ज़ोर से गाने गा रही है और कोई अच्छा गाना भी नहीं गा रही है। वो सारी शर्म के साथ जीना, एक पॉइंट पे जाकर के समझ आया कि असल में शर्मिंदा होने वाला कुछ है नहीं। वो ऐसी है, उसको भगवान ने ऐसा बनाया है। 50 एक साल पहले दिल्ली में ज़्यादा स्पेशल स्कूल्स थे नहीं, और जब नीरू दीदी हुई तो मेरे पेरेंट्स को समझ ही नहीं आया कि करना क्या है। पहले 4 से 5 साल तो सिर्फ हॉस्पिटल्स के चक्कर में लग गए, क्योंकि हाथों की उँगलियाँ सेपरेट करानी है और ये सब डॉक्टर्स ने बोला है करना है। उन्हें कुछ पता ही नहीं, क्योंकि एक बच्चा जो ऐसा हो जाए आपके घर में, तो आसान भाषा में कई बार बोलता हूँ कि आपके सिलेबस से बाहर की बात हो चुकी है। आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो जब स्कूल का देखा तो कोई भी स्कूल लेके राज़ी नहीं है कि नहीं, इन बच्चों के लिए तो हम लोग नहीं करते हैं। अब तो फिर कुछ स्पेशल स्कूल्स खुल गए हैं। उस ज़माने में तो ना इंक्लूसिविटी थी, ना स्कूल्स का पता था। तो एक स्कूल था ग्रेटर कैलाश में, जहाँ पर नीरू दीदी को पापा ने एडमिशन कराया। लेकिन वहाँ भी स्ट्रगल्स कम नहीं थे। हाँ, ये ज़रूर था कि बाकी बच्चों के साथ वो जा पा रही है स्कूल। लेकिन इन बच्चों के साथ सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि मुझे उनकी स्पीड पे काम करना है, अपनी स्पीड पे नहीं। मुझे आपको वहाँ पे आके मिलना पड़ेगा जहाँ पे आप हो, जहाँ मैं हूँ वहाँ पे आपको आके नहीं मिलना पड़ेगा। अगर मैं आज एज़ अ फोटोग्राफर बोलूँ कि मैं 20 साल का एक्सपीरियंस लेके स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करूँ कि वो भी 20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, वो तो गलत है ना यार। तो सीख रहे हैं। और यही उनके साथ देखा हमने, लिखने की बात होती थी, मैथ्स की बात होती थी। आज भी हम जहाँ पे सपोज़ मार्केट जाना है, नीरू दीदी को हम बोलते हैं कि मार्केट से सामान ले आओ, तो हम क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा कितने पैसे वापस मिलेंगे? कितने कम हो जाएँगे, कितने बढ़ेंगे? अगर आप ₹100 लेके जा रहे हो और ₹20 का सामान लेना है, तो ₹80 वापस मिलेंगे कि 70 मिलेंगे? अच्छा 80 का नोट कौन-सा होता है? ये सारे लर्निंग है, और इतना ही समझ में आया कि हमें 2 चीज़ें करनी है। पहला, हमें ब्रेक डाउन कर देना है। इतना आसान कर दो कि किसी को भी समझ में आ जाए। और दूसरा, जज नहीं करना है। हम अक्सर जज करके बाकी सारा प्रोसेस छोड़ देते हैं कि अरे तू तो बेकार है। इतना बोल दो, आसान है ना, सबसे आसान है ये तो करना। मैं बोल दूँ अरे तुम तो बेकार हो, बात ही खत्म हो गई। मुझे एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा, तुमने ज़िंदगी भर के लिए बोझा पाल लिया कि तुम बेकार हो। बहुत आसान काम है। मेहनत करके कोई राज़ी नहीं है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि वो लोग तो सीखते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा आप सीखते हो ज़िंदगी के बारे में। तो बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जब हम नीरू दीदी के बारे में बात करें, जो मेरे को याद है। मुझे अभी भी याद है कि जीके के स्कूल में जब दीदी का एडमिशन हुआ था, उस टाइम पे ऐसे कोई बसेस थी नहीं। और एक बहुत फेंट सी मेमोरी मुझे याद है, जहाँ पे पापा, हम लोग स्कूटर होता था हमारे पास। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, गाड़ी वाज़ अ वेरी बिग लग्ज़री बैक देन। तो हम लोग स्कूटर पे जा रहे हैं और सडनली मॉम को दिखा कि एक बस है जो नीरू की बस है, जो हमसे शायद मिस हो गई थी। तो पापा ने बोला कि अच्छा ठीक है, उतर के फटाफट ट्रैफिक में, कि ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, आप ले जा करके इसको बस में चढ़ा दो। तो मैं पापा के पीछे स्कूटर पे बैठा और मैं देख रहा हूँ और मम्मी नीरू दीदी को लेकर के गई। और जैसे लेकर के गई वहाँ पे और नीरू दीदी बस में चढ़ने लगी, वो बस चल पड़ी। और इस तरफ भी एक और बस है, और मुझे वो दिखा कि एक वो पहले ऐसे बस में चढ़ने लगी, डर के इस तरफ होकर, यहाँ भी बस और बीच में वो डर के खड़ी है। उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। और ये वो ज़माने थे जब बसेज़ रुकती भी नहीं थी। मुझे भी याद है स्कूल में फैंसी होता था हमारे लिए कि चलती हुई बस में चढ़ना, चलती बस से उतरना, एक बड़ा स्वैग होता था अपना कि हम ये करते हैं। लेकिन जब मैं नीरू दीदी को देखता था, मुझे लगता था ये नहीं कर पाएगी ये। और मैंने वो एक्सेसिबिलिटी का इशू देखा हर तरफ। मैंने शादियों में देखा कि उसके लिए अगर चम्मच पतली है तो कोई कॉम्पेंसेट करके राज़ी नहीं है, कोई एडजस्ट करके राज़ी नहीं है कि शायद एक दूसरी चम्मच अरेंज कर दी जाए। कपड़ों की बात हुई तो कपड़ों में भी कि ऐसे ही कपड़े क्यों पहनाए जाएँ, कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट क्लोथ्स, नहीं, वो हैंडल नहीं कर पाएगी। बहुत आसानी से कितनी सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हमने बस ऐसे ठान ली कि ये हैंडल नहीं कर पाएगी, सँभाल नहीं पाएगी। सिर्फ़ पेंटिंग करवाई। बहुत बार सोचा कि कुछ और करवाएँ, कुछ नया काम सिखा के देखें, कंप्यूटर सिखा कर के देखें। लेकिन वो अंदर जो हमारे डर है ना कि अरे कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा। हमने मान लिया है कि अगर कैमरा चला रहे हैं तो कैमरा ख़राब कर देंगे, कंप्यूटर चला रहे हैं तो कंप्यूटर ख़राब कर देंगे। हमने उनको कम तो माना ही, पागल भी डिक्लेयर कर दिया है। और ये मैंने अपनी बहन के साथ होते हुए देखा। एक बार नहीं, कई बार। शादियों में, घर जब लोग रिश्तेदार घर पे आते हैं ना, तो एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि जैसे हम लोग को बिठा लिया जाएगा कि अरे बैठो, बताओ क्या कर रहे हो, कौन-सी क्लास में आ रहे हैं, कौन-सा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पसंद है तुम्हें, अच्छा मैथ्स पसंद है, कैसा है, इसमें मार्क्स कितने आए थे? नीरू दीदी आती थी, कैसी है? ठीक है? वो स्कूल ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक है, उससे बात खत्म। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कि बहुत कंफर्टेबल जो हमने घर बनाया है ना, और ये मैं अपनी नहीं, सारी फैमिलीज़ की बात करूँ, हमने जितने भी घर बनाए हैं ना इन बच्चों के लिए, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत लग्ज़ूरियस, बहुत कंफर्टेबल पिंजरे हैं। जब मैं नीरू दीदी को देखता था तो वो घर के एक पिंजरे में बैठती थी, और जब उसके स्कूल जाना था तो एक दूसरा पिंजरा था जो वैन थी, उसमें बैठती थी और फिर सीधा अपने स्कूल।
बाहर की दुनिया कुछ नहीं है। जहाँ पर ये मेरी लाइफ प्रोग्रेस कर रही थी, मेरी जो बाकी दोनों बहनें उनकी शादियां हो रही थी, आगे लाइफ में बढ़ रहे थे, नीरू दीदी वही थी। और यहीं पे थे कुछ टफ कॉन्वर्सेशंस। अब सोचिए ना, घर की पहली बेटी चैलेंज है, और जब दूसरी बेटी की आप शादी कर रहे हैं तो पहली को कैसा फील हो रहा है, आप उसको कैसे समझाएंगे। मैंने देखा अपने पेरेंट्स को वो कॉन्वर्सेशन करते हुए उसके साथ कि अभी अर्चना की शादी करनी है। वो शायद समझा नहीं पाई कि उसको अजीब तो लगा था, तकलीफ हुई थी कि नहीं ये मैं नहीं जानता, मैं समझ नहीं पाया, वो छोटा भी था मैं, लेकिन मैंने वो डिस्कम्फर्ट देखा क्योंकि उनको इन्वॉल्व होना है, उनको भी हमारे साथ हमारी स्पीड पे चलना है ना। उनको दिखता है कि अरे मोहित अब बाइक लेके जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, साइकिल चलाती थी, उसने मुझे बोला कि मुझे बाइक सीखनी है, लेकिन वही हमारे दिमाग का चैलेंज और फिजिकल चैलेंज और सारा दुनिया भर की जो डर है, जो फियर्स है कि अरे तुम संभाल नहीं पाओगी, तुम चला नहीं पाओगी। अब कभी कभी लगता है, इनफैक्ट कई बार घर पे बात होती है कि हम शायद कोशिश करते तो और बेटर कर सकते थे। तो वो बाइक पे कभी आगे का हैंडल सिर्फ स्टैंड पे लगा के पकड़ा भी देता तब भी शायद मैं बोलता मैं जीत गया, वहां पे हारा मैं बहुत बुरी तरह। और कॉलेज के बाद जॉब, आपको दिखता है कि आपका सैलरी पैकेज बढ़ता जा रहा है, आप आपके लिए एक ज़माने में 5,000 रुपए का एक इंटर्नशिप स्टाइपेंड बहुत होता था। फिर एक ज़माना ऐसा था कि 5 लाख भी लगता है कि अरे नॉर्मल है, 5 लाख ही तो है। और वो उनका वक्त जो है वो वहीं रुका हुआ है। हम एज अ सोसाइटी भूल जाते हैं कि अरे ये भी एक इंसान है। नीरू दीदी 50 साल की तो हो गई, लेकिन ऑपरेशनली वो क्या कर सकती है वो हम 10 साल वाले पे ही रुके हुए हैं आज भी। मुझे लगता है कि जो 10 साल में रुके हैं, जो पहला 10 साल पहुंचे, वो भी मेरे माँ बाप की बहुत मेहनत थी। लड़ना पड़ता है सोसाइटी से हर रोज। हमारे घर के सामने एक कोई नौकर रहता था, थोड़ा सा अजीब सा शक्ल थी शायद उसकी, मैंने तो देखा नहीं, बहुत छोटा था मैं, लेकिन मॉम बताती है कि मॉम को बोला गया था कि इसकी शक्ल तो उसके जैसी है। क्या मतलब है इसका? आर यू क्वेश्चनिंग हु द फादर इज? व्हाट डज दिस मीन? और मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि ऐसा सिर्फ मेरी माँ के साथ नहीं हुआ है, न जाने कितनी औरतों के साथ होता है, न जाने कितने पेरेंट्स के साथ होता है। आपकी मर्दानगी पर क्वेश्चन कर दिया जाता है सर, कि ऐसा बच्चा क्यों हुआ है तुम्हारा, क्या हो गया, क्या कमी रह गई थी। कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत बढ़िया चल रहा था। 2015 में मैं एक रेडियो चैनल में था, और मैंने सोचा कि मैं छोड़ देता हूँ, अपना काम करेंगे। बाइकर, मैं आई एम अ बाइकर ऑल्सो, मैंने कहा बाइकर बनेंगे और बाइक चलाएंगे हम, बस यही इसी से घर चलेगा। लेकिन बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं होगा, तो अपनी एजेंसी खोली। लेकिन जब एजेंसी खोली, साथ में ऐसे ही एक मन में आया कि एक एनजीओ है जो जिसको मैं जानता हूँ, वहाँ पे एक समर कैंप था, उन्होंने बोला कि आप आगे फोटोग्राफी क्यों नहीं करते? मैंने कहा हाँ ट्राई कर सकते हैं। मैं गया था तो ये सोचकर कि यार एहसान करने जा रहा हूँ, ठीक है 5 दिन फोटोग्राफी करके दिखा देंगे, कैमरा ऐसा होता है, उनकी अच्छी फोटोज खींच के आ जाऊंगा। जब करना शुरू करा तो रियलाइज हुआ कि यार नज़र तो इनके पास भी है, नज़रिया भी इनके पास है। अक्सर जैसे मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा कैमरा कौन सा है, सोचा आपने कभी कौन सा है दुनिया का सबसे अच्छा कैमरा? आपकी आंखें। और दुनिया का सबसे अच्छा जूम कौन सा है जिससे आप सबके पास जा सकते हो, दूर जा सकते हो? आपकी टांगे। जिसके पास टांगे नहीं है उसका व्हील चेयर है, बाइक है, गाड़ी है, जैसे भी। तो ऐसे ही सिखाना मैंने शुरू करा और मुझे रियलाइज हुआ कि कर सकते हैं बहुत कुछ। फिर देखा कि नीरू दीदी वहीं की वहीं है, और मुझे लगा कि नहीं यार, ये ग्लोरीफाई नहीं हो रहा है। अगर ये बच्चे कुछ काम कर रहे हैं तो उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट शॉट्स कर रहे हो, उसी एनजीओ में शायद 2 बच्चों को फोटोग्राफी में ट्रेन करो, आपके प्रोडक्ट शॉट्स ही बेटर कर जाएंगे। आप प्रोडक्ट बेचिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट फोटोज अगर एक बच्चे ने क्लिक करे हैं जो लेबल्ड है सोसाइटी से एज डिसेबल्ड, या जो भी आप नाम देना चाहे, बहुत सारे अच्छे और बुरे वर्ड्स हैं जो हम दे देते हैं, मैं उनको पर्सनली सुपर ह्यूमन बोलता हूँ। क्योंकि एक कमतरी के साथ, एहसास कमतरी के साथ, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ, एक कमी के साथ जीना, उसके बावजूद कुछ करना जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं एक कमी के साथ, बड़ी बात है। मेरे लिए वो सुपर ह्यूमन है। तो हमने वो करना शुरू करा, और आसान नहीं था। सबसे पहला लर्निंग ये था कि जब बच्चे आए फोटोग्राफी करने, तो फोटोग्राफी बड़ा फैंसी टर्म था उनके लिए। पहली फोटोग्राफी क्लास में सब तैयार हो गए, एकदम रेबैन शेबैन पहन के आए थे कि अरे हमारी फोटो खींचेगी। हम लाइक नहीं तुम कैमरा के पीछे हो गए। काफी डिसअपॉइंटिंग था सबके लिए। और आज वही वैसे ही तैयार हो गए, रेबैन लगा के अब कैमरा के पीछे फोटोग्राफर बन के जाते हैं। टी शर्ट पे लिखा रहता है कि ये फोटोग्राफर है, फोटोग्राफी की टीम है, और मजा आता है देखकर, लगता है कि यार आ गए वहां तक। मुझे अभी भी याद है, भरत एक स्टूडेंट है जिसने पहले 3 से 4 महीने मुझे ना, जो कैमरा का शटर होता है, मुझे उसकी उंगली को शटर पे प्लेस करना पड़ता था। आई यूज टू फील कि मैं ना उसको फिजिकली अब्यूज कर रहा हूँ, कि शायद वो डिजाइन ही नहीं ना वैसे रखने के लिए उंगली। 3-4 महीने कम से कम ऐसा हुआ कि मुझे लगता है भरत को बार बार बोलता हूँ कि बाकी सब फोटो खींचना आप बस, और मैं भरत का ऐसे पीछे से आकर के कैमरा पकड़ रहा हूँ और ऐसे उसकी उंगली शटर पे रख रहा हूँ। एंड आई यूज टू फील कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। ये अंदर एक कॉन्स्टेंट गिल्ट था दैट आई एम पुशिंग हिम टू डू समथिंग दैट हिज बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर। मे बी मुझे नहीं पता उसको शायद दर्द भी होता है जब मैं ये करता हूँ, जब मैं उसकी उंगली यहाँ से पकड़ के आधा इंच ऊपर ले आता हूँ। क्या पता दर्द होता हो, क्या पता मुझे बता ना पाता हूँ। एक दिन की बात है, सुबह अपने स्टूडियो में थे, तो मैं अब मैं
आया स्टूडियो में और एकदम फुल एक्शन में कि चलो 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 लेट्स स्टार्ट शूट शुरू करेंगे। भरत आता है एंड भरत इज एज टॉल एज मी, तो भरत कम्स पिक्स अप द कैमरा। सामने मैंने कहा ये सामने मॉडल खड़ा है, चलो आप शॉट करो। भरत ने कैमरा उठाया एंड ही गोज, आई वाज लाइक एक मिनट नहीं, एक मिनट ये क्या हुआ। मैं भरत फिर से करना, और भरत ने फिर से लिया, और ये मेरा यूरेका मोमेंट था। आई वाज लाइक वाओ, मतलब मेरा गला भी भरा हुआ है ये बात बताते हुए, क्योंकि अभी भी जब मैं याद करता हूँ लाइक यार हम बहुत जल्दी उम्मीद छोड़ देते हैं। भरत आज एग्जीबिशन में अपना काम बेच रहा है, ही इज डूइंग ब्रिलियंट फोटोग्राफी, और ऐसे पता नहीं कितने एग्जांपल्स हैं। मतलब मैं शायद पूरा दिन पूरी रात बता सकता हूँ इसके बारे में, लेकिन उतना ही था कि नीरू दीदी के साथ जो स्ट्रगल्स थे ना, वो इनके साथ ट्रांसफर हुए। मुझे लगा कि वही वाली बात है कि सोसाइटी ने बता दिया कि तुम्हारी बहन ज़्यादा कर नहीं पाएगी। तो जब मैं एज अ टीचर गया, मैं भी यही सोच के गया था कि यार ठीक है कर लेंगे, कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। और इसलिए मैं आज बोलता हूँ खुले में कि मैं इनसे सीखता हूँ हर रोज़। और एक आया था लाइफ में डार्क फेज आज से 3 साल पहले। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि एक बड़ा विक्टिमाइजेशन लगता है मुझे, लेकिन शायद ज़रूरी है आज बताना कि आई हैड कैंसर 3 years बैक एंड था एक रफ फेज। उसके बाद मैंने शायद खुद को ख़त्म कर लिया होता, बहुत डिप्रेस्ड था मैं, सब कुछ था। बहुत बार सोचा कि यार छत पे जाता हूँ, कूद जाता हूँ। लेकिन वो जो हफ्ते में 3 से 4 दिन क्लासेस होती है ना, और ये जो बच्चे लुक फॉरवर्ड करते हैं कि मोहित सर आएंगे, वील डू फोटोग्राफी। मैंने पेरेंट्स को मिला था लास्ट ईयर, मैंने बोला था कि ये इन बच्चों ने मुझे बचाया, वरना मैं कब का ख़त्म कर चुका होता कहानी। तो हम बहुत जल्दी गिव अप करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो इनोसेंस है ना उनके अंदर, वो आपको बहुत दूर तक लेके जाती है। लर्निंग्स बहुत सारी हैं जब इन बच्चों के साथ या इन इंडिविजुअल्स के साथ काम करने की बात करें, तो लर्निंग्स बहुत सारी हैं। 2 सबसे बड़ी लर्निंग्स ये है कि पहला हमें बिलीव करने की ज़रूरत है कि ये कर सकते हैं। आधी जीतना वही हो सकती है। हम लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में, ऐसा हो नहीं सकता। मैं पेरेंट्स को कई बार बोलता हूँ कि आपके बच्चे में ना आपको बिलीव करना पड़ेगा, पड़ोसी आके नहीं बिलीव करेगा। आपका बच्चा आप चाहते हो जीते, तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो कैमरा खरीदना हो, चाहे लैपटॉप खरीदना हो, चाहे एक पेंटिंग के लिए कैनवस खरीदना हो। और दूसरा, इस बिलीव के लिए सबसे पहले अनलर्न करना पड़ेगा वो बिहेवियर जो सोसाइटी ने सिखा दिया है कि ये कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि कभी ना कभी जब आप हारे थे ना, आपको भी दुनिया ने बोला था कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन आप आज कुछ कर रहे होंगे ज़िंदगी में। तो वही एग्जाम्पल लेके इनके साथ कुछ कर लेते हैं। एंड ऑल आई वुड लाइक टू से इज थैंक यू जॉश टॉक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड एंड थैंक यू। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.